नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रविवार को एक अपील की थी देश के लोगों से कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, 1 साल तक विदेश यात्रा को पोस्टपोन करें और तेल की बचत करें। इसके अलावा जहां भी ज़रूरत हो वहां पर चीज़ों को तभी इस्तेमाल करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। फिलहाल युद्ध विराम है, लेकिन उसके बीच भी मिसाइलें गरज रही है और ये युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। और अगर ये फिर से युद्ध शुरू होता है तो आप समझिए आने वाला समय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, संकट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पहले से ही एक बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने है, क्योंकि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की। खैर, इसके ऊपर अलग अलग सियासत भी हो रही है कि ये अपील पहले क्यों नहीं की, क्या चुनावी फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, उस चक्कर में रुके हुए थे प्रधानमंत्री, और अब चुनाव हो चुके हैं तो अब उन्होंने अपील कर दी। खैर, ये इस पर जो राजनीति हो रही है वो अलग बात है। आज का मुद्दा हमारा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि इस सब के बीच भारत के रियल एस्टेट पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या भारत के रियल एस्टेट जो पहले से मंदी के दौर से गुजर रहा है उसको एक बड़ा झटका यहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आर्थिक संकट देश के सामने बहुत बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है लोग अपनी जो सेविंग है या अपना पैसा है, जो सोच रहे थे कि चलिए कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं या अपने लिए घर खरीद लेते हैं, तो वो उसे और टाल देंगे, क्योंकि पहले से ही मार्केट में घर खरीदार है नहीं। क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम आप जानते ही हैं कि जिस तरह से हाइप क्रिएट करके उन्हें रॉकेट बनाया हुआ है। तो अब ऐसे में ये अपील और कितना असर डालेगी, क्या सच में एक भगदड़ वाली सिचुएशन रियल एस्टेट सेक्टर में मचने वाली है, क्या बिल्डरों की टेंशन बढ़ने वाली है? आज इसी पर बात करेंगे तमाम फैक्ट्स के साथ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जहन में जितने भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, देश में अचानक एक ऐसी अपील हुई जिसने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट मार्केट, गोल्ड मार्केट, ऑयल सेक्टर, एयरलाइंस इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड्स और बड़े इन्वेस्टर्स तक को पूरी तरह से हिला दिया। क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऐसी बात कही कि जिन्हें कई एक्सपर्ट्स सिर्फ सामान्य अपील नहीं बल्कि आने वाले आर्थिक दबाव का संकेत बता रहे हैं। बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचिए, विदेश यात्रा कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाइए, और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग अपनाइए। अब ये बयान ऐसे समय में आया जब पूरी दुनिया वेस्ट एशिया क्राइसिस, महंगे क्रूड ऑयल, ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेस और बढ़ती महंगाई से जूझ रही है। न्यूज़ ऑन एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचाने और इंपोर्ट बिल कम करने को लेकर चिंतित है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इस पूरी अपील का रियल एस्टेट मार्केट से क्या लेना देना है। देखिए, ऊपर से देखने में लग सकता है कि सोना मत खरीदो, तेल बचाओ और विदेश यात्रा कम करो जैसी बातें सिर्फ ऑयल क्राइसिस या फॉरेक्स बचाने के लिए कही गई, लेकिन असली असर कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं है। ये पूरी तरह सेंटिमेंट इकोनॉमी पर चलता है। अगर लोगों को लग जाए कि आने वाला समय आर्थिक रूप से कठिन और मुश्किल हो सकता है तो सबसे पहले क्या रुकता है? लग्जरी स्पेंडिंग, और करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदना भी उसी लग्जरी स्पेंडिंग का एक हिस्सा है। इस समय इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट वैसे ही एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। ऊपर से हेडलाइंस लगातार बता रही है कि प्रॉपर्टी प्राइस रिकॉर्ड हाई पर है, लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, करोड़ों के फ्लैट्स बिक रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी दोस्तों अलग है। कई रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि सेल्स ग्रोथ धीमी पड़ने लगी है और इन्वेस्टर्स अब एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं। एक रॉयटर्स की रिपोर्ट ही आप उठा लीजिए, उसके अनुसार भारत का इंपोर्ट प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया अपनी लगभग 90% ऑयल ज़रूरत इंपोर्ट करता है। वहीं क्रूड ऑयल की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंचने की चर्चा ने मार्केट में पैनिक बढ़ा दिया। अब जरा समझिए कि ऑयल महंगा होने का रियल एस्टेट से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होता, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज और लॉजिस्टिक तक सबकी लागत बढ़ जाती है। यानी बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 से 15% भी बढ़ती है तो बिल्डर या तो फ्लैट की कीमत बढ़ाता है या प्रोजेक्ट डिले करता है, और दोनों ही स्थितियों में बायर डरने लगता है। यही वजह है कि कई डेवलपर्स इस समय नए लॉन्चेस को लेकर सावधानी बरत हैं, खासकर लग्जरी सेगमेंट में, क्योंकि लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने वाले बायर्स कौन होते हैं? एनआरआई इन्वेस्टर्स, एचएनआई फैमिलीज, बड़े बिजनेसमैन, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स और वो लोग जो गोल्ड या इक्विटी से पैसा निकालकर रियल एस्टेट में लगाते हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री खुद लोगों से कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो,
फ्यूल बचाइए और विदेश यात्रा रोकिए। तो इससे मार्केट में एक साइकोलॉजिकल फियर पैदा होता है कि शायद सरकार को आने वाले आर्थिक दबाव की आशंका है। और रियल एस्टेट में सबसे पहले क्या टूटता है? कॉन्फिडेंस। अगर बायर को लगने लगे कि आने वाले महीनों में इकोनॉमी स्लो हो सकती है, जॉब मार्केट दबाव में आ सकता है या महंगाई बढ़ सकती है, तो वो करोड़ों की लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला टाल देते हैं। यही कारण है कि अब लग्जरी हाउसिंग मार्केट में भी नर्वसनेस बढ़ती दिख रही है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट ले लीजिए। इसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट लगभग 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो देश के फॉरेक्स रिजर्व पर बड़ा दबाव डाल रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा कनेक्शन समझिए, इंडिया में गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों को सेफ एसेट्स माना जाता है। जब लोगों को स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी पर भरोसा कम होता है तो वो गोल्ड खरीदते हैं या प्रॉपर्टी। लेकिन अब सरकार खुद गोल्ड खरीदने से बचने की अपील कर रही है। इन्वेस्टर्स के दिमाग में अब एक नया डर पैदा होता है कि शायद आने वाला समय में कैश बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। और जब लोग कैश बचाने लगते हैं तो लग्जरी रियल एस्टेट सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदना कोई ज़रूरत नहीं बल्कि बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। अब बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की। पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को फिर बढ़ाने की बात कही। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फ्यूल कंजप्शन कम करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर में हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। अब इसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ सकता है? गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और मुंबई जैसे कॉरपोरेट हब पर। कोविड के दौरान आपने देखा था कि जैसे ही वर्क फ्रॉम होम बढ़ा, कमर्शियल ऑफिस डिमांड गिर गई, रेंटल दबाव में आ गए और कई बड़े ऑफिस स्पेस खाली पड़े रहे। नाइट फ्रैंक और जेजेएल जैसी कंपनियों की पुरानी रिपोर्ट्स बताती है कि कोविड के पीक पर कई बड़े शहरों में ऑफिस वैकेंसी रेट 15% से ऊपर पहुंच गए थे। अब अगर फिर से हाइब्रिड या WFH यानी वर्क फ्रॉम होम बढ़ता है तो कमर्शियल रियल एस्टेट की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, कोवर्किंग कंपनियों पर असर पड़ सकता है, मेट्रो सिटीज़ में रेंटल्स की ग्रोथ कमज़ोर हो सकती है और सबसे बड़ा असर उन इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में भारी पैसा लगाया हुआ है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल समझिए दोस्तों, इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ सालों से लार्जली इन्वेस्टर ड्रिवन बनता जा रहा था, खासकर लग्जरी सेगमेंट, यानी कई लोग रहने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और एप्रिसिएशन के लिए फ्लैट्स खरीद रहे थे। लेकिन अगर इकोनॉमी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सबसे पहले इन्वेस्टर गायब होता है, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा तेजी में आता है और डर में सबसे पहले भागता है। यही कारण है कि मार्केट में अब साइलेंट फियर बढ़ने लगा है। ऊपर से प्राइस अभी भी हाई दिख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बायर्स ज़्यादा नेगोशिएशन करने लगे हैं। कई ब्रोकर बता रहे हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टी विजिट्स बढ़ रही है लेकिन कन्वर्जन कमज़ोर पड़ रहा है। अब इसका असर मिडिल क्लास पर कैसे पड़ेगा, यानी आप और हम पर? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता बल्कि हर चीज़ महंगी होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है, EMI प्रेशर बढ़ता है और हाउस होल्ड बजट बिगड़ने लगता है। और जब मिडिल क्लास पर महंगाई का दबाव बढ़ता है तो वो सबसे पहले क्या रोकता है? प्रॉपर्टी परचेज, क्योंकि होम लोन लेना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अगर EMI पहले ही सैलरी का बड़ा हिस्सा खा रही है और ऊपर से फ्यूल, स्कूल फीस, ग्रोसरी और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो लोग नया फ्लैट खरीदने का फैसला टाल देते हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केट कंपनीज भारी अंडर रिकवरी झेल रही है और आने वाले समय में फ्यूल प्राइस पर दबाव बढ़ सकता है, यानी आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन का खतरा और बढ़ सकता है। और यही कारण है कि अब डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और बायर तीनों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि डर सिर्फ ऑयल का नहीं है, डर उस इकोनॉमिक स्लो डाउन का है जिसकी आहट अब कई सेक्टर में सुनाई देने लगी है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर पीएम मोदी ने अचानक गोल्ड खरीदने से बचने की अपील क्यों की और इसका रियल एस्टेट, रुपी और इंडिया की इकोनॉमी से क्या डीप कनेक्शन है? तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के इसी सबसे बड़े और खतरनाक हिस्से पर, क्योंकि असली खेल सिर्फ सोना, तेल या विदेश यात्रा नहीं, असली खेल है डॉलर, रुपी, गोल्ड और रियल एस्टेट के उस कनेक्शन का जिसके बारे में आम आदमी बहुत कम समझता है। इसलिए बड़े इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमेशा इस पर नज़र रखते हैं। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देश से गोल्ड खरीदने से बचने, फ्यूल बचाने और विदेश यात्रा कम करने की अपील की तो कई इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स चौकन्ने हो गए, क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टिंग देशों में से एक है। एनडीटीवी गोल्ड इंपोर्ट एनालिस्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत ने लगभग 72 अरब डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया।
अब जरा इस आंकड़े को समझिए, 72 अरब डॉलर मतलब लाखों करोड़ों रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ सोना खरीदने में चला गया। और इसी समय दूसरी तरफ ऑयल इंपोर्ट बिल भी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया अपनी लगभग 90% क्रूड ऑयल जरूरत इंपोर्ट करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट एशिया टेंशन फियर के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। अब सोचिए, अगर एक तरफ ऑयल महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ गोल्ड इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर हो और तीसरी तरफ ग्लोबल वॉर का डर बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा दबाव किस पर पड़ेगा? देश के फॉरेक्स रिजर्व और रुपये पर। यही कारण है कि अब सरकार फॉरेन एक्सचेंज बचाने की कोशिश में दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किसी देश का डॉलर तेजी से बाहर जाने लगता है तो उसकी करेंसी कमजोर होने लगती है। रुपये कमजोर होता है तो इंपोर्ट और महंगा हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ती है। और यही वो चक्र है जिससे इकोनॉमी में डर पैदा होने लगता है। और इसी डर का सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट मार्केट पर, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ मकान खरीदने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये लोगों के फ्यूचर कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है। और अगर लोगों को लगे कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, नौकरी पर दबाव आएगा, ईएमआई महंगी होगी और बिजनेस स्लो होगा, तो वो सबसे पहले क्या रोकेंगे? प्रॉपर्टी खरीदना। अब यहां सबसे बड़ा कनेक्शन समझिए, इंडिया में गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों को सेफ एसेट्स माना जाता है। स्टॉक मार्केट गिर जाए, इकोनॉमी स्लो हो जाए, तब भी लोग सोचते हैं कि सोना और जमीन कभी धोखा नहीं देते। यही वजह है कि भारत में करोड़ों लोग गोल्ड बेचकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कई बार प्रॉपर्टी बेचकर गोल्ड खरीदते हैं। दोनों बाजार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर गोल्ड की डिमांड गिरती है तो कुछ पैसा प्रॉपर्टी मार्केट में जा सकता है, लेकिन अगर फियर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोग गोल्ड भी नहीं खरीदेंगे और प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदेंगे। यही सबसे बड़ा खतरा है जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे फाइनेंशियल साइकिल में होने लगी है, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है उसमें फियर को स्पेंडिंग बढ़ रहा है, लोग कैश बचाना चाहते हैं। और जब इकोनॉमी में कैश प्रिजर्वेशन मोड शुरू होता है तो लग्जरी रियल एस्टेट सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदना कोई जरूरी खर्चा नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस का खर्च होता है। यही वजह है कि कई बड़े शहरों में अब लग्जरी हाउसिंग की डिमांड को लेकर सवाल उठने लगे। ऊपर से हेडलाइंस अभी भी बता रही है कि मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु और दुबई लिंक्ड इंडियन इन्वेस्टर्स करोड़ों के फ्लैट खरीद रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई डेवलपर्स अब अनसोल्ड इन्वेंट्री और स्लो कन्वर्जन की चिंता करने लगे, खासकर इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट में। ऐसे में अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। पहला सिनेरियो है स्लो डाउन, और सबसे ज्यादा संभावना इसी की मानी जा रही है, क्योंकि अगर ऑयल महंगा रहता है, रुपये दबाव में रहता है और गवर्नमेंट लगातार फ्यूल सेविंग और फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन की बात करती रहती है, तो लोगों का स्पेंडिंग बिहेवियर बदलने लगता है। लग्जरी प्रॉपर्टी सेल धीमी हो सकती है, इन्वेस्टर बाइंग घट सकती है, कमर्शियल रियल एस्टेट पर दबाव बढ़ सकता है, रेंटल्स की ग्रोथ रुक सकती है और कई बिल्डर्स नई लॉन्च टाल सकते हैं। दोस्तों, कोविड के बाद जैसे लोगों ने तेजी से प्रॉपर्टी खरीदी थी, वैसा मोमेंटम कमजोर पड़ सकता है, खासकर उन मार्केट में जहां प्राइसेस पहले ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दूसरा सिनेरियो, सेफ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, यानी कुछ लोग स्टॉक मार्केट और गोल्ड से निकलकर रियल एस्टेट में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि भारत में आज भी करोड़ों लोग मानते हैं कि जमीन कभी जीरो नहीं होती। अगर स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रहता है और गोल्ड खरीदने को लेकर गवर्नमेंट लगातार चेतावनी देती है, तो कुछ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर प्रॉपर्टी और सेफ पार्किंग जोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर लैंड पार्सल्स, फार्म हाउस, टियर 2 सिटीज और रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, अगर इकोनॉमी फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सेफ एसेट्स थ्योरी भी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि लोग तब इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि लिक्विडिटी को प्रायोरिटी देते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा सिनेरियो है मिडिल क्लास का प्रेशर। यही वो हिस्सा है जो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट खासकर मिडिल क्लास डिमांड पर ही टिका है। अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता, पूरा हाउस होल्ड बजट गड़बड़ा जाता है। ईएमआई, ग्रोसरी, स्कूल फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब बढ़ने लगता है। और जब सैलरी की ग्रोथ धीमी हो लेकिन खर्च तेजी से बढ़ रहे हो, तो लोग होम लोन लेने से डरने लगते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल क्राइसिस, ऑयल मार्केट कंपनीज भारी अंडर रिकवरी झेल रही है और फ्यूल प्राइस पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ती है तो इसका असर सीधे मिडिल क्लास हाउसिंग डिमांड पर पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही कई शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु जैसे शहरों में एवरेज फ्लैट प्राइस कुछ सालों में ही 25% से 60% या इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर ईएमआई और महंगाई दोनों साथ बढ़ते हैं तो डिमांड शॉक देखने को मिल सकता है, और डिमांड शॉक रियल एस्टेट मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है।
क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट तुरंत क्रैश नहीं करता, बल्कि डिमांड स्लो होती है, फिर इन्वेंट्री बढ़ती है, फिर डिस्काउंट्स आते हैं और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। यही कारण है कि अब कई एनालिस्ट इस पूरी सिचुएशन को सिर्फ टेम्परेरी क्राइसिस नहीं बल्कि सेंटीमेंट शिफ्ट मान रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की ही एक रिपोर्ट को उठा लीजिए, उसके मुताबिक सरकार का फोकस इस समय फॉरेन एक्सचेंज को बचाने और इंपोर्ट प्रेशर को कम करने पर है। तो दोस्तों, कहानी कुल मिला के यही है कि ये जो अपील की गई है और जिस तरह के हालात विश्व भर के बने हुए हैं, पश्चिम एशिया में बने हुए हैं, और ये क्राइसिस अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाला जो ये संकट है और ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे संकट की शुरुआत तो 2 महीने पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब वो तेज़ी से बढ़ने लगा है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए नहीं हैं, लेकिन ये कब तक नहीं बढ़ेंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर ये दाम बढ़ते हैं तो आप समझिए कि हर बाजार के ऊपर इसका असर पड़ेगा, फिर वो चाहे सोना हो, फिर वो चाहे रियल एस्टेट हो। तो ऐसे में अब सभी लोग जो है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में, और आप भी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ही चीज़ों को डील कीजिए। कहीं आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना की सोच रहे हैं तो थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि अभी जिस तरह का सिनेरियो है वो इसके फेवर में नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज नहीं खरीदा तो कल नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये जो रेट का हाइप बनाया गया है ये एक बबल है और ये आज नहीं कल तो फटेगा। क्योंकि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के फ्लैट आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और अगर रियल एस्टेट मार्केट को तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो बिल्डर्स को आम आदमी की ज़रूरतों को समझना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।